हेलो नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल को चाहने वालों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। जिस प्रकार से दोस्तों अपने इस प्यारे से चैनल को आप सपोर्ट और प्यार दे रहे हैं, आपका ये प्यार और सपोर्ट वाकई में काबिले तारीफ है। इसी प्रकार से अपने इस प्यारे से परिवार के साथ जुड़ करके प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा। दोस्तों जो हमारा पहला विजन है, फर्स्ट जो हमारा टारगेट है यूपीपीएसएल टेक्नीशियन को लेकर के है और अपने इसी टारगेट को लेकर के हमने इस इतने बड़े यूनिट पावर सिस्टम को स्टार्ट किया है, जिसका ये छठवां खंड है, छठवां लेक्चर है ना। इस लेक्चर में दोस्तों आज हम फिर से उसी प्रकार से इस लेक्चर में उपस्थित प्रश्नों को देखने वाले हैं, जैसे इससे पहले वाले क्लासों में हमने आपके साथ मिल करके प्रश्नों को सॉल्व किया था, है ना। तो अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और सुनने के लिए तैयार हो जाओ निमी टेक्निकल के आशिक। आपके लिए एक प्यारा सा शेर व शायरी लेकर के आया हूं, ध्यान से सुनिएगा, है ना। अर्ज किया है, अब मुझे तुझसे मोहब्बत हो गया है, अब मुझे तुझसे मोहब्बत हो गया है, पहली बार में ही तू मुझसे जुड़ गया है। चाहकर भी मैं तुझे भूल न पाऊंगा, क्योंकि तुझसे मेरा विश्वास जुड़ गया है। जिस प्रकार से निमी टेक्निकल के साथ विश्वास जुड़ा है ना, इस विश्वास को मैं दोस्तों कम नहीं होने दूंगा, है ना। देखिएगा ये जो हम क्लास आज लेकर के आए हैं, इसका आपको ई नोट्स पीडीएफ भी मिलेगा, जो कि निमी टेक्निकल क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करेंगे। जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा दोस्तों, और आप डाउनलोड कर सकते हैं ई नोट्स को, है ना। तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कीजिएगा, हमारे साथ जुड़िएगा। और पहला क्वेश्चन आपके साथ उपस्थित हो चुका है। हर एक प्रश्न को विधिवत रूप से हम इसका एनालाइज करने वाले हैं, है ना। देखिएगा आईटीआई से संबंधित भारत के सभी केंद्रीय एवं राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास है ना। चाहे आप इलेक्ट्रीशियन के, चाहे आप इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा के विद्यार्थी हैं, दोनों के लिए क्लास है। 81 नंबर का क्वेश्चन आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। माइक्रो हाइडल शक्ति संयंत्र की अधिकतम दक्षता कितना होता है? अगर आंसर पता है तो दोस्तों कमेंट करके मुझे बताइए। देखिएगा किसकी बात कही जा रही है यहाँ पर, माइक्रो हाइडल की, है ना। किसकी कही जा रही है? माइक्रो हाइडल की। तो माइक्रो हाइडल पावर प्लांट जो होते हैं ना, इसकी जो दक्षता होती है वो होती है दोस्तों, देखिएगा 100 किलोवाट। कितना होती है? 100 किलोवाट होती है। इसी के साथ में देखिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो मीडियम हाइडल पावर प्लांट होती है, इसकी दक्षता कितनी होती है? तो इसकी होती है दोस्तों, देखिएगा 5 से लेकर के 50 मेगावाट। कितना मेगावाट? 5 से 50। किलोवाट छोटी होती है और मेगावाट जो होती है वो बड़ी होती है। इसी के साथ में देखिएगा, अगर पूछा जाए सबसे लार्जेस्ट हाइडल प्लांट, है ना, हाइडल प्लांट की दक्षता कितनी होती है? तो वो होती है, देखिए 22,500। कितना? 22,500 मेगावाट। 22,500 मेगावाट। कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन थर्मल पावर प्लांट इतना बड़ा नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मैं आपको इस बोर्ड पर लिखा रहा हूं दोस्तों, इसका हूबहू पीडीएफ आपको मिलेगा, जो कहां पर काम आएगा, जो आपके रिवीजन के टाइम ये आप ही का साथ देने वाला है, ठीक है ना। तो इस चीज को भूलिएगा मत। बिल्कुल दोस्तों, क्लास अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स को भर दीजिए, है ना। कमेंट बॉक्स को आप भर दीजिए कमेंट कर करके। अगला क्वेश्चन पहला कंप्लीट हो चुका। अगला देखिए, बायोगैस, है ना। किसकी बात हो रही है? बायोगैस उत्पादन करने के लिए किस पदार्थ का जो इस्तेमाल है वो किया जाता है? पशुओं का गोबर, पशुओं का मूत्र, पशुओं का गीला गोबर, या कूड़ा कचरा, है ना। यानी कि हमारा इंडिया जो है ना, इतना डेवलपमेंट कर चुका है, इतना दोस्तों डेवलप हो चुका है टेक्निक के मामले में, कि ये हर चीज का इस्तेमाल करके, ये कूड़ा करकट का भी इस्तेमाल करके या पावर जनरेट कर सकता है ना। इतना, इसी को कहते हैं डेवलपमेंट। देखिए आंसर क्या होगा आपका? पशुओं का गीला गोबर। देखिए दोस्तों, पशुओं का जो गीला गोबर है, किसका गीला गोबर? पशुओं का गीला गोबर, है ना। पशुओं का गीला गोबर। अगर इसी प्रकार से दोस्तों डेवलपमेंट होता रहना, तो एक दिन ऐसा भी टाइम आएगा कि इंसानों का भी जो गीला गोबर होता है उसका भी इस्तेमाल करके पावर जनरेट किया जा सकता है, ठीक है ना। पशुओं का गीला गोबर। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसमें देखिए फ्यूल के रूप में हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, गीला गोबर को या बायोगैस को, तो कुछ विद्यार्थी है ना जो गीला पशुओं का गीला गोबर की तरफ जाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें जो फ्यूल है ना दोस्तों, वो फ्यूल किसका इस्तेमाल किया जा रहा है?
बायोगैस का, बायोगैस, क्योंकि बायोगैस जो है ना ये फ्यूल का काम कर रही है, बायोगैस के द्वारा फिर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। ठीक है सर, तो फ्यूल क्या हो जाएगा, बायोगैस आपका फ्यूल हो जाएगा। अगर मैं ये कहूं कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी को कौन कन्वर्ट कर रहा है, उस बैटरी का नाम बताइए, तो उस बैटरी का नाम है फ्यूल सेल। उसका क्या नाम है, फ्यूल सेल उसका नाम है। तो बैटरी पूछा जाए तो फ्यूल सेल, फ्यूल के रूप में किसको काम में ले रहा है, तो बायोगैस के, और पशुओं का गीला गोबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। क्या आप ऑप्शन नंबर सी से सहमत हैं? अगर है तो हमें कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। यूं ही वीडियो को मत देखते रहिए, ठीक है ना, रिस्पॉन्स भी दिया करिए, तब मजा आएगा आपको क्लास देखने के लिए। बायोगैस प्लांट में डाइजेस्टर का आकार कैसा होता है, सुनते जाइए, आप भी याद करेंगे दोस्तों। इसका आंसर सिलेंडर आकार होगा, है ना। आप भी क्या याद करेंगे, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो चुका है। सिलेंडर आकार जो होता है इसका डाइजेस्टर का आकार होता है। देखिएगा, ये जो डाइजेस्टर होता है ना, इसके बारे में सुनते जाइए, इसके बारे में सुनते जाइएगा। जो डाइजेस्टर होती है ना, ये डाइजेस्टर क्या है, तो ये है, देखिएगा, जो आपका बायोगैस प्लांट होती है ना, जो आपका ये बायोगैस प्लांट है ना, इस प्लांट का दोस्तों सबसे अहम हिस्सा, सबसे ये क्या है, ये महत्वपूर्ण हिस्सा होता है ना। हम क्यों इसको महत्वपूर्ण हिस्सा का नाम दे रहे हैं, क्योंकि इसी के अंदर क्या होता है, जब पानी और गोबर को, जब पानी प्लस गोबर को क्या किया जाता है, इसी का मिश्रण किया जाता है ना, इसी का जब मिश्रण किया जाता है तो क्या तैयार होता है, तब जाकर के तैयार होता है बायोगैस, तब जाके क्या तैयार होता है, बायोगैस। इस डाइजेस्टर के अंदर कौन सी क्रिया होती है, तो आप लिखिएगा, इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया, इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है ना। अगर पूछ लेना कि रासायनिक अभिक्रिया किसके अंदर होती है, तो ये डाइजेस्टर के अंदर होती है। डाइजेस्टर देखिए और कुछ नहीं होती, ये क्या होती है दोस्तों, ये ईंट की तैयार की जाती है ना, ईंट प्लस सीमेंट की तैयार की जाती है। किसकी, ईंट प्लस सीमेंट की तैयार की जाती है, और इसी के अंदर पानी प्लस गोबर का मिश्रण बनाया जाता है, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, और ये बायोगैस तैयार होता है ना। बायोगैस क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। देखिएगा, ये जो डाइजेस्टर है दोस्तों, इसका आकार के बारे में कभी कभी पूछा जाता है कि इसका आकार कितना होता है, तो नोट करते जाइएगा, 2.15 मीटर क्यूब, है ना, 2.15 मीटर क्यूब। सारी जानकारी, सारी एनालिटिक्स दोस्तों एक साथ आपको मिल रही है। आप भी क्या याद रखेंगे यार कि इतनी चीजें एक क्वेश्चन में ही आपको मिल जा रहा है ना। तो देखिएगा, आकार भी आपको मालूम चल गया, सारी चीजें दोस्तों मालूम चल रही है ना। बायोगैस प्लांट को और किस नाम से जानते हैं हम, तो देखिएगा, इसको हम गोबर प्लांट के नाम से भी जानते हैं। बड़ा इजी सा नाम है, बड़ा आसानी सा आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो इतना आसान सा नाम है गोबर प्लांट, है ना। देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ना, मेहनत करते रहो यार, मेहनत करते रहो, मेहनत का फल जो है वो हर किसी को मिलता है ना। अपने करियर से प्यार है आपको ना, तो मेहनत कीजिएगा। कहते हैं ना कि हम आंखों की नज़र से नहीं, दिल की नज़र से प्यार करते हैं। क्या हम आंखों की नज़र से नहीं, दिल की नज़र से प्यार करते हैं। मंजिल मिले या ना मिले ये तो बात की बात है, लेकिन हम अपने मंजिल से बेइंतहा प्यार करते हैं, है ना। तो मंजिल से बेइंतहा प्यार है, तो शिद्दत से सुनते रहिएगा और नोटबुक के साथ देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 84 नंबर का है, सबसे अधिक इस्तेमाल में लिया जाने वाला या उपयोगी ऊर्जा सोर्स कौन सा है, सौर ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, गोबर गैस, पवन गैस, है ना। तो आंसर क्या होगा इसमें, सौर ऊर्जा, है ना। क्या होगा, सौर ऊर्जा सबसे अधिक इस्तेमाल में लिया जाने वाला और उपयोगी ऊर्जा सोर्स कहलाता है। देखिए, सौर ऊर्जा में बैटरी कौन कौन सी होती है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है ना। इसमें कौन कौन सी बैटरी प्रयोग की जाती है उसके बारे में देखिए। सबसे पहले इसमें एक जो बैटरी होती है उसको कही जाती है लेड एसिड बैटरी। उसको हम क्या कहते हैं, लेड एसिड बैटरी। और इसमें हम फ्लो बैटरी का भी प्रयोग करते हैं। किसका, फ्लो बैटरी का भी प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ में देखिए, आपको निकल आयरन कहा जाए तो ये भी बिल्कुल सही बात है। और इसमें आपको अगर निकल कैडमियम कही जाए ना, निकल
कैडमियम, तो ये निकल कैडमियम भी, यानी कि इतने सारे सेल हैं, इन सभी सेलों का इस्तेमाल हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है सर, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 84। देखिए क्वेश्चन नंबर 84 है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम इसमें देख लेते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से ये जो हमारा पावर सिस्टम होता है ये काम कैसे करता है, यानी कि सौर ऊर्जा जो है ये काम कैसे करती है। हाँ, इस चित्र को देखिएगा, इस चित्र को बड़े ही इत्मीनान से आपको देखना है। ये चित्र आपको क्या समझाना चाह रहा है, यहां पर क्या रखा गया है, ये है सूर्य। सूर्य से ये क्या निकल रही है, सूर्य की किरण निकल रही है, और यहीं पर एक प्लेट है, ये सोलर पैनल का प्लेट है। कौन सी प्लेट है, ये सोलर पैनल का प्लेट है। इसमें देखिए एन टाइप है ऊपर में और नीचे पी टाइप है और बीच में एक जंक्शन है। सुनिएगा, इसके फिनोमिना को समझिए। ये जो सूर्य है ना, यहां से प्रकाश निकलती है, और इस प्रकाश में सूर्य का जो प्रकाश होता है ना, सूर्य का जो प्रकाश होता है ना, इस प्रकाश में कौन सी एनर्जी होती है, तो इसमें फोटोन एनर्जी, कौन सी, इसमें फोटोन एनर्जी होती है। अगर मैं कहूं ये फोटोन एनर्जी किस रूप में होती है, तो ये दोस्तों हीट के रूप में होती है। किस रूप में, ये उष्मा के रूप में होती है। ये इस उष्मा को हमें यूज में लेना है ना, इस उष्मा को यूज में लेना है। जब इस लाइट से, सनलाइट से उष्मा पड़ती है एन प्रकार की सेमीकंडक्टर में, तो क्या होता है, इस सेमीकंडक्टर में जब तक सूर्य की किरण नहीं पड़ रही थी तब तक इसमें क्या था दोस्तों, इलेक्ट्रॉन थे, है ना। इस प्रकार से इसमें क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन इन इलेक्ट्रॉनों में एक कमी थी। वो कमी क्या है, वो कमी है कि ये आपस में ना सहसंयोजी बंध के कारण जुड़े होते हैं, है ना। इस प्रकार से ये आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। इनका जो कनेक्शन है इस प्रकार से आपस में कनेक्ट होते हैं, और जब तक ये आपस में कनेक्ट रहेंगे ना, तब तक ये विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो नहीं करा पाएंगे। विद्युत धारा का प्रवाह कराने के लिए इनका जो बंध है इनको टूटना चाहिए। तो ये टूटेंगे कैसे, ये सूर्य की प्रकाश हीट के रूप में जब इसमें पड़ते हैं इस प्रकार से, तो इनका जो बंध है वो क्या हो जाता है, वो टूट जाता है, और टूटने से ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये फ्री हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, और ये फ्लो होने लगते हैं। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना ही कहलाता है हमारा विद्युत धारा का फ्लो होना। और जैसे ही विद्युत धारा का फ्लो होता है, उस विद्युत धारा को हम बैटरियों में मतलब स्टोर कर लेते हैं, चाहे वो निकिल आयरन बैटरी हो, निकिल कैडमियम बैटरी हो, या फिर फ्लो सेल हो, इसके अलावा लेड एसिड बैटरी हो। इन सभी बैटरियों में से किसी भी एक बैटरी को हम यहाँ पर लगा करके उस एनर्जी को फिर क्या कर सकते हैं, हम स्टोर कर सकते हैं, है ना। तो इस चित्र के माध्यम से भी आप समझ चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब चित्रों को दिखा करके क्वेश्चनों को सॉल्व कराया जाता है ना, तो वो चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाती हैं, ठीक है ना। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 85 है, पवन चक्की को सहारा देने के लिए कौन से टावर का इस्तेमाल किया जाता है। क्लिपर, स्टील टावर। स्टील टावर तो नहीं हो सकते, सेल टावर भी नहीं हो सकते हैं, ये ट्रांसमिशन लाइन में यूज किए जाते हैं। सीमेंट कंक्रीट टावर भी नहीं हो सकते, ये भी कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, आरसीसी के टावर होते हैं जो 11 kV तक के पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, क्लिपर टावर, है ना। क्लिपर टावर जो है पवन चक्की को सपोर्ट देने के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है सर। ओके रिपोर्ट है, सारी चीजें सब कुछ सही चल रही है। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा है 86 नंबर का, है ना। सामान्यतः डीजल विद्युत प्लांट पावर जनरेट प्लांट किस क्षमता के स्थापित किए जाते हैं, यानी कि जो डीजल विद्युत प्लांट होते हैं ना, जो इमरजेंसी के टाइम काम लेते हैं हम, वो किस क्षमता में स्थापित किए जाते हैं। 0.5 से 500 kVA, 0.5 से 200 kVA, 0.5 से 110 kVA और 1.0 से 100 kVA, है ना। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर जो सी है 0.5 से 110 kVA, यही इसका सही आंसर होगा। देखिएगा जो डीजल प्लांट होते हैं ना, एक्चुअली में ये काम कहाँ पर आते हैं, इनका यूज कहाँ पर किया जाता है, तो इनका यूज बेसिकली किया जाता है दोस्तों जैसे कि रेगिस्तान में। कहाँ पर, रेगिस्तान में। हम रेगिस्तान में कोई पावर प्लांट स्थापित नहीं कर सकते, लेकिन डीजल प्लांट स्थापित कर सकते हैं। युद्ध के क्षेत्र में, है ना, युद्ध क्षेत्र में इसका यूज किया जाता है, शादियों में इसका प्रयोग किया जाता है, और मेला हो गया, उत्सव हो गया, है ना, मेला और उत्सव, यहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। देखिए जो डीजल प्लांट है ना, बेसिकली इमरजेंसी के वक्त काम आता है,
और जो डीजल है इसमें फ्यूल क्या होता है, इसमें फ्यूल के रूप में किसको काम में लेते हैं, तो इसमें हम डीजल को काम में लेते हैं। डीजल को क्या किया जाता है, इस डीजल को हम ना जलाते हैं, डीजल को क्या किया जाता है, इसको जलाया जाता है और जला करके पावर जनरेट किया जाता है ना। लेकिन जो डीजल है ना ये बहुत महंगा होता है, बहुत एक्सपेंसिव, बहुत खर्चीला है ये, और ये बहुत अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध भी नहीं है। इसका ट्रांसपोर्टिंग भी बड़ा खर्चा आता है ट्रांसपोर्ट करने में। इसलिए जो डीजल पावर प्लांट की जो कैपेसिटी होती है ना, हम इस कैपेसिटी को अधिक बढ़ा नहीं सकते हैं। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, थर्मल वाले को भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन डीजल वाले प्लांट का कैपेसिटी जो है उसको नहीं इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे बड़ी इसकी कमी जो है यहीं पर आ जाती है डीजल पावर प्लांट की, कि इसकी जो कैपेसिटी है इसको हम इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पावर उत्पादक प्लांट ध्वनि प्रदूषण सबसे अधिक करता है। ज्वारीय तरंग ऊर्जा स्रोत, है ना, गोबर गैस ऊर्जा सोर्स, पवन ऊर्जा सोर्स या प्रकाश ऊर्जा सोर्स। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी पवन ऊर्जा सोर्स। देखिएगा ये जो आपका पवन पावर प्लांट है ना, ये जो आपका पवन पावर प्लांट है, यहाँ से शोर ना एक तो अल्टरनेटर से निकलता है, कहाँ से, अल्टरनेटर से निकलता है, और दूसरा इसमें निकलता है आपका हवा से। दूसरा कहाँ से निकलता है, हवा या पवन से। देखिए कहा जाता है दोस्तों, अगर आपका निम्न मान का पावर जनरेट करना है ना, आपको निम्न मान का अगर पावर का उत्पादन करना है तो हवा की स्पीड कितना होना चाहिए। हवा की जो गति है ना, हवा की जो गति है वो 10 से लेकर के 15 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से हवा चलेगा जब, तो आपको निम्न मान का पावर जनरेट करने में मदद मिलेगी। अगर आपको उच्च मान का पावर जनरेट करना है, यानी कि यूं कह सकते हैं आपकी पूर्ण भार पर पावर उत्पादन, पूर्ण भार पर पावर का अगर आपको उत्पादन करना है तो उस केस में जो हवा की गति होती है ना वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 30 से लेकर के 50 किलोमीटर प्रति हावर होना चाहिए। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर हवा की जो गति है ना, अगर हवा की जो गति है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा अगर हो जाए तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, जो टरबाइन होती है, जो टरबाइन होती है, इन टरबाइनों को बंद कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि जो टरबाइन्स है वो क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, है ना। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा जो होती है, इस स्पीड की हवा बहुत अधिक होती है, टरबाइन की पंखुड़ियां जो है वो टूट सकती हैं। इसलिए जब 90 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से हवा चले तो टरबाइन को तुरंत ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है सर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस फ्यूल का विस्फोट होने की संभावना निम्नतम है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, और कुछ विद्यार्थी ना ऐसे भी हैं, देखिए मैं बिल्कुल एक्चुअल जेन्युइन बात बता रहा हूं आपको, कि सिंपल क्वेश्चन देखते ही वो छोड़ के चले जाते हैं। उनको लगता है कि ये क्वेश्चन तो हमें आता है, लेकिन मालूम एक विद्यार्थी धोखा कब खाता है, जब उसको चीजें ना ज्यादा आसान लगने लगती हैं। ज्यादा आसान आपको ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ ले जाता है, और ज्यादा आसान चीजें जो होती है ना उसमें लोग हड़बड़ा करके आंसर देते हैं और गलत ठोक के आ जाते हैं। ठीक है ना। इस अगर आपको एग्जाम को फोड़ना है ना सर, तो हर एक चीज को आपको समझना पड़ेगा। निम्नलिखित में से किस फ्यूल का जो विस्फोट होने की जो संभावना है ना वो निम्नतम होता है। गैस फ्यूल में, वेट गीला फ्यूल में, सॉलिड ठोस फ्यूल में। तो सॉलिड ठोस फ्यूल, देखिए जो आपका सॉलिड ठोस फ्यूल है ना, जो आपका सॉलिड ठोस फ्यूल है, ये सॉलिड ठोस फ्यूल का उदाहरण अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या हो जाएगा, लकड़ी, है ना। क्या होगा, लकड़ी, पीट, कोयला, लकड़ी, पीट, कोयला, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। अब देखिए पीट कोयला जो होता है ना, इसको पल्वेराइज किया जाता है, इसको पहले फोड़ा जाता है, क्योंकि ये जब तक टूटेगा नहीं तब तक ये अच्छे से जलेगा नहीं। यहाँ तो विस्फोट होने की बात कही जा रही है। विस्फोट खुद हो ही नहीं सकता है, विस्फोट कभी ये हो ही नहीं सकता है। बाकी आपका चाहे कोई लिक्विड में, गैस लिक्विड में हो, चाहे कोई गैस के फॉर्म में हो फ्यूल, वो क्या होने की ज़्यादा उसके चांस रखते हैं विस्फोट होने की। आपने कभी देखा होगा कि जो रोड वाला ट्रांसपोर्टिंग होता है ना, वहाँ पर जो चाहे डीजल हो, चाहे
पेट्रोल हो, जिस गाड़ी से उसको ले जाया जाता है, उस गाड़ी का जो टंकी होता है, उस टंकी में एक चैन के जैसे कुछ लटका दिया जाता है और वो चैन ना रोड से घिसता हुआ जाता है, रोड से घिसता हुआ जाता है। मालूम ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही वो तेल उस कंटेनर में बंद है ना, तो वो तेल के अणु जो है वो आपस में क्या हो रहे हैं, तेल हिल रहा है तो तेल के अंदर के जो अणु है वो आपस में क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट होकर घर्षण कर रहे हैं, और घर्षण करने से आग लग सकती है, एक चार्ज जनरेट हो जाता है। तो उस चार्ज को डिस्चार्ज करने के लिए वो जो चार्ज है ना, वो उसी चैन के माध्यम से डिस्चार्ज होकर के वो जमीन में चली जाती है। आपने दोस्तों अगर देखा होगा तो ये चीज आपको मालूम होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अपारंपरिक ऊर्जा सोर्स किस आपदा के रोकथाम का साधन है? ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत में छिद्र, ग्लोबल वार्मिंग। देखिए सबसे पहली बात, अपारंपरिक ऊर्जा सोर्स क्या है ना, इसको देखिएगा। अपारंपरिक ऊर्जा सोर्स है ना, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? इस सोर्स के जो एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन से हैं? देखिएगा, इसके एग्जाम्पल है, सबसे पहला है पानी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में यूज किया जाता है फ्यूल के रूप में, और फिर पवन, हवा है ना, ये सोलर एनर्जी का फ्यूल है। और इसके बाद बायोगैस, ये बायोगैस प्लांट का यानी कि गोबर गैस प्लांट का ये फ्यूल है। तो ये ऐसे हैं जो ना तो ओजोन परत के छिद्र में कोई नुकसान करते हैं, ओजोन परत को ना ही छिद्र करते हैं और ना ही ग्लोबल वार्मिंग में कोई नुकसान पहुंचाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बी और सी जो है ना वो दोनों सही है। अपारंपरिक ऊर्जा सोर्स हैं, ये ना ही ग्लोबल वार्मिंग को नुकसान पहुंचाते हैं और ना ही ओजोन परत को ये छिद्र करते हैं। ठीक है ना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिएगा, पूरे क्वेश्चन को देखिएगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, टोटल 15 क्वेश्चन है, सभी प्रश्नों को देखिएगा। बायोगैस प्लांट सबसे अधिक किस कारक से प्रभावित होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति से और उपरोक्त सभी भौतिक स्थितियों से, कार्बन तथा नाइट्रोजन के अनुपात से, है ना। तो ये इसका सही आंसर जो है ना, ये तीनों सही आंसर होगा। इसलिए फाइनली जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि उपरोक्त सभी। सूर्य एनर्जी को लाइट एनर्जी में परिवर्तित करने के लिए सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया जाता है? कलेक्टर का। सिंपल सी बात है, कलेक्टर जो है ये क्या करता है? सूर्य एनर्जी यानी कि किरण एनर्जी को लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है कलेक्टर। ठीक है सर। अल्टरनेटर का क्या काम है? इसका काम है यांत्रिक एनर्जी को, ये क्या करती है? ये यांत्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देती है? ये कन्वर्ट करती है विद्युत एनर्जी में। यांत्रिक एनर्जी को विद्युत एनर्जी में कौन कन्वर्ट करती है? तो ये काम है आपके अल्टरनेटर का। और जनरेटर का क्या काम है? तो ये भी, इसका भी यही काम है, यांत्रिक एनर्जी को विद्युत एनर्जी में ये भी कन्वर्ट करता है। इन्वर्टर जो है ये करता है आपके डीसी एनर्जी को, किसको? ये डीसी एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है एसी एनर्जी में, है ना, एसी एनर्जी या एसी पावर बोलिए। देखिए दोस्तों, जो सूर्य का प्रकाश है ना, देखिएगा, जो सूर्य का प्रकाश है इसको हम किस किस प्रकार से यूज करते हैं? तो सबसे पहला इस्तेमाल इसको हम यूज करते हैं प्रकाश वोल्टता टेक्निक द्वारा। प्रकाश वोल्टता टेक्निक विधि द्वारा। इस प्रकाश वोल्टता टेक्निक विधि में क्या होता है? इस प्रकाश वोल्टता टेक्निक विधि में क्या होता है? देखिए, ये जो प्रकाश वोल्टता टेक्निक विधि है ना, इसमें हम क्या करते हैं कि जो प्रकाश का किरण होता है ना, जो प्रकाश का किरण होता है, इस किरण को डायरेक्ट बैटरी का प्रयोग करके इस किरण को डायरेक्ट हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में, है ना, विद्युत एनर्जी में हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। और इसी के साथ में देखिएगा, दूसरा इसका इस्तेमाल प्रकाश रासायनिक टेक्निक, है ना, प्रकाश रासायनिक टेक्निक। तो ये जो प्रकाश रासायनिक टेक्निक है, इस प्रकाश रासायनिक टेक्निक में क्या होता है? इसी टेक्निक के द्वारा जो पेड़ पौधे होते हैं ना, ये जो पेड़ पौधे होते हैं, इसी टेक्निक के द्वारा ये क्या करते हैं? ये दोस्तों, ये प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में ये CO2, है ना, CO2 प्लस H2O
CO2 प्लस H2O से मिश्रण करके ये अपना भोजन बनाते हैं पेड़ पौधे, है ना। CO2 प्लस H2O का मिश्रण जो होता है, मिश्रण से ये प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में पेड़ पौधे जो हैं वो अपना भोजन तैयार करते हैं, उसी को प्रकाश रासायनिक टेक्निक कहा जाता है। और इसका एक और है ना, एक और इसका प्रयोग है, वो है इसका प्रकाश तापीय विधि, प्रकाश तापीय विधि। और इस विधि द्वारा एक्चुअली में होता क्या है कि इस विधि का प्रयोग करके, है ना, इस विधि द्वारा हम क्या करते हैं, खाना बना सकते हैं, खाना तैयार किया जा सकता है। और खाना तैयार के साथ में इसमें विद्युत एनर्जी भी तैयार की जा सकती है ना। तो 2 in 1 है, देखिए प्रकाश तापीय विधि, जो प्रकाश तापीय टेक्निक विधि है, खाना भी तैयार हो सकता है और विद्युत एनर्जी भी तैयार हो सकती है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन 91 का आंसर जो था आपका ऑप्शन नंबर ए था, कलेक्टर इसका सही जो आंसर होगा। भू उपयोग एवं अंतरिक्ष यानों में पावर सप्लाई देने हेतु किस प्रकार का पावर प्लांट स्थापित किया जाता है। देखिए सबसे पहली बात आप ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे, लेड एसिड बैटरी, है ना। तो लेड एसिड बैटरी जो है ना सर, वो क्या करेगा कि एक तो वैसे ही जो आपका अंतरिक्ष यान होता है, एरोप्लेन वगैरह होती हैं, वो तो उनका वेट वैसे भी बहुत अधिक होता है। जब आप लेड एसिड बैटरी का आप पूरा एक वहां पर लेड एसिड बैटरी लगाएंगे तो एक दो तो लगाना नहीं है, आपको पावर मतलब कि वहां पर पावर यूज करने के लिए आप बैटरी लगाएंगे तो बहुत सारी बैटरी आपको लगाना पड़ेगा, है ना। बैटरी बैंक, तो बैटरी बैंक आप वहां पर लगा नहीं सकते। निकल कैडमियम बैटरी, ये भी बैटरी बैंक ही, अगर आप चाहे लेड एसिड बैटरी लगाइए, निकल कैडमियम बैटरी लगाइए, बैटरी बैंक आपको लगाना पड़ेगा जो एरोप्लेन के वेट को बहुत अधिक बढ़ा सकता है। पेट्रोल इंजन चालित ये भी यूज नहीं किया जाता है, सोलर पैनल यूज किया जाता है ना। अब आपसे मेरा एक सवाल है कि जो बताइए, जो सूर्य है, इस सूर्य का तापमान कितना है ना, सूर्य का जो तापमान है वो कितना है, देखिएगा कमेंट में जरूर लिखिएगा सूर्य का तापमान कितना है। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे जो आपका अंतरिक्ष यान है ये सूर्य की तरफ ऊपर जाएगी, वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, वैसे वैसे हीट बढ़ेगा। और जब हीट बढ़ेगा ना, तो ये जो पैनल लगे हुए हैं, इस पैनल में जो हीट के कारण इलेक्ट्रॉन और अधिक मुक्त होंगे और अधिक इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, और जितना अधिक इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा ना, उतना ही अधिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और उस इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज कर लेंगे अपने भू उपग्रह और अंतरिक्ष यानों में, ठीक है। तो ना ही आप लेड एसिड बैटरी लगा सकते हैं, ना ही निकल कैडमियम बैटरी, ना ही पेट्रोल इंजन चालित जनरेटर लगा सकते हैं। आपने सोलर पैनल लगाएंगे, और सोलर प्लेट जो होती है बहुत ही हल्की होती है ना, कहने का मतलब ये है मेरा। निम्नलिखित विकल्पों में से किस ईंधन का जो परिवहन खर्च आता है वो लगभग 0 के बराबर होता है। वो देखिए, वो पन बिजली होता है, क्योंकि पानी, देखिए पानी जो है ना, पानी जो है नदी से पानी हम डैम में भरते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, और उस डैम से हम एक टेक्निक के द्वारा टरबाइन को घुमाते हैं, और टरबाइन जब घूम जाती है तो उस पानी को दोबारा नदी में डाल देते हैं। यानी कि नदी से ही हमने उठाया और यूज करके नदी में ही डाल दिया। तो जो पानी है, जो फ्यूल के रूप में हम यूज कर रहे हैं, तो वो हमें फ्री में मिल रहा है ना, वो हमें बिल्कुल फ्री मिल जा रहा है। लेकिन कोयला बिजली संयंत्र में क्या होगा, कोयला में हमें कोयला का ट्रांसपोर्टिंग में भी खर्च आएगा, कोयला खुद महंगा है, और कोयला इतना अधिकता भी नहीं है, कोयले का। तो हम कोयला बिजली पावर प्लांट जो है इसमें खर्च 0 नहीं कह सकते। न्यूक्लियर पावर प्लांट ये तो कोयले का डबल खर्च लेती है ना। कोयला बेशक ये 4500 टन कोयला के बराबर 1 kg अगर हम न्यूक्लियर जलाते हैं, तो यूरेनियम जलाते हैं, तो हमें एक बराबर हमें एनर्जी प्राप्त होगा। लेकिन न्यूक्लियर जो है ना, ये बड़ा खर्चा इसका आता है, खर्चीला ये बहुत अधिक है, ठीक है ना। तो पन बिजली इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए 2 क्वेश्चन और है दोस्तों, 2 क्वेश्चन और है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में किसी नदी, नाला अथवा जलाशय के जल को एक ढाल सुरंग के द्वारा जल टरबाइन को प्रदान किया जाता है। उस जल मार्ग को हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम पेन स्टॉक के माध्यम से जानते हैं, सॉरी पेन स्टॉक का नाम कहते हैं। पेन स्टॉक सिंपल सा और कुछ नहीं होता, आरसीसी का या फिर जीआई का बना एक पाइप होता है, जिसमें हाई प्रेशर के साथ हम टरबाइन को घुमाने के लिए पानी भेजते हैं। बॉयलर क्या होता है दोस्तों, ये एनटीपीसी में होता है। कहां पर होती है, ये एनटीपीसी प्लांट में होती है, और इस बॉयलर से हमें क्या करते हैं, हम पानी को हीट करके स्टीम तैयार करते हैं। वाल्व हाउस में क्या होते हैं, तो इस वाल्व हाउस में दोस्तों कंट्रोलिंग वाल्व होती है। इसमें क्या होती है, कंट्रोलिंग
कंट्रोलिंग ऑटोमेटिक वाल्व, है ना, कंट्रोलिंग ऑटोमेटिक इसमें वाल्व होते हैं। इनका काम क्या होता है कि देखिए, काम ये होता है कि जो पेन स्टॉक है ना, ये इसको हमें सेफ्टी प्रोवाइड करना है, क्षतिग्रस्त होने से बचाना है, इसलिए वाल्व हाउस में हम ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग वाल्व लगा रखते हैं। और वो जो एक्चुअली में पेन स्टॉक में पानी आ रहा है ना, वो वाल्व हाउस से होता हुआ आता है। और वाल्व हाउस में अगर पेन स्टॉक में कोई दिक्कत आया तो ऑटोमेटिक वाल्व जो है ना इस वाल्व हाउस में लगे, वो ऑटोमेटिक ही पानी को बंद कर देते हैं और पेन स्टॉक में पानी जाना बंद हो जाता है। ड्रेनेज क्या होता है, इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं। ड्रेनेज क्या होता है, देखिए ये क्या है, ये नदी बह रही है ना, ये क्या है, ये नदी बह रही है, और नीचे क्या है, ये नहर बह रही है ना, नदी है। इस नदी में है पानी, इस नदी में क्या है, पानी। इस पानी को हमें नहर में भी डालना है। इस पानी को हमें नहर में डालने के लिए हमने एक रास्ता यहाँ से बना दिया। ये पानी कहाँ चली गई, इस नहर में चली गई, ठीक है ना, इस नहर में पानी चली गई। अब देखिए ये जो नहर है ना, इस नहर में कितने खेतों का सिंचाई हो रहा है, देखिए एक यहाँ से निकली हुई है छोटी नहर, दूसरी नहर, तीसरी नहर, चौथी नहर। अब ये चौथी नहर यानी कि जो 4 नहर है, कुल मिलाकर के 4 खेतों की सिंचाई करना, हमें 4 खेतों की हमें सिंचाई करना है। तो 4 खेतों की सिंचाई करने के लिए इस नहर में इतना पानी आना चाहिए कि जितना पानी 4 HP का मोटर दे देता है ना, उतना ही पानी इस नहर में आना चाहिए। तो 4 खेतों की सिंचाई बड़े आराम से हो जाएगी। लेकिन इस नहर में पानी इतना आ रहा है जितना कि मतलब कि 8 HP का मोटर पानी देती है, उतना पानी, यानी कि कहने का मतलब कि एडवांस पानी आ रही है। तो उस एडवांस पानी को हम क्या करते हैं, हम दोबारा इसी नदी में ले जाते हैं, है ना, दोबारा हम क्या करते हैं, इसी नदी में ले जाते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो इसको हम ड्रेनेज कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको ड्रेनेज कहा जाता है, ठीक है ना। तो ड्रेनेज क्या चीज है, अगर कभी आपके सामने ये क्वेश्चन आया तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अवयव पवन ऊर्जा शक्ति संयंत्र के नियंत्रण प्रणाली में विद्यमान है, प्रेरक। तो प्रेरक भी होता है, सेंसर डिवाइस भी होती है, क्योंकि सेंस करके ऑटोमेटिक चीज़ों को रोकना, ऑटोमेटिक चीज़ों को यही तो टेक्निक है, सेंसर जो है ना, यही तो मेन टेक्निक है, ठीक है ना। तो सेंसर का काम क्या होता है कि सेंस करके जिस अकॉर्डिंग हम काम कराना चाहते हैं उसी अकॉर्डिंग ये सेंसर उस चीज को ऑपरेट करती है, ठीक है। निर्णायक एलिमेंट क्या होते हैं, तो निर्णायक का मतलब होता है कि जो कमांड के अकॉर्डिंग काम करे। जैसे कि जो आपका रिले होती है, सर्किट में कोई फॉल्ट आया, उस फॉल्ट को ढूंढेगा और ढूंढ करके एक कमांड देगा, किसको, सर्किट ब्रेकर को। तो सर्किट ब्रेकर खुद डिसाइड करेगा कि मुझे कितना फास्ट सर्किट को ब्रेक करना है और कितना फास्ट सर्किट को नहीं करना, ठीक है ना। कुछ सर्किट ऐसी होती हैं जो 3-4 मिली सेकेंड तक अगर कोई बड़ी फॉल्ट आती है ना, फिर भी वो सर्किट को ब्रेक नहीं करती हैं। तो ये खुद डिसाइड करता है कि सर्किट को ब्रेक करना है कि नहीं करना है, इसी को कहा जाता है निर्णायक एलिमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कि इनमें से सभी जो है आंसर वो सही है, सभी ऑप्शन इसमें से जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है सर। तो ये रहे टोटल 15 क्वेश्चंस हैं। और देखिए सभी क्वेश्चंस का अब आपको पीडीएफ भी मिलेगा। और सभी क्वेश्चन कैसे लगे आपको, ये क्लास आपको कैसी लगी, ये कमेंट में छाप के बताना है आपको, और अगली क्लास का इंतजार भी करना है, ठीक है ना। जिस प्रकार से अगली क्लास का इंतजार आपने कल किया था, उसी प्रकार से आज भी अगली क्लास का इंतजार कीजिए। आपका हर इंतजार दोस्तों पूरा होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है आपका इंतजार पूरा करना, है ना। तो देखिए फिर से एक बार इस शायरी को पढ़िएगा, ये शायरी सिर्फ आपके लिए है दोस्तों। और जो आपका देखिए जो आपका करियर है, इस करियर को बेहतर बनाने के लिए जो आपने सपना देख रखा है ना, उस सपने के प्रति दोस्तों, उस सपने के प्रति सिर्फ आंखों में ही प्यार नहीं होना चाहिए, उस सपने के प्रति दिल में प्यार होना चाहिए, है ना। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं सुबह, तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।